गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 106 है। स्टार्टिंग के 90 डेज़ में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना रेलवे की मैथ्स का सिलेबस। उसके बाद 15 डेज़ में हमने किया था रिवीजन। तो सिलेबस में हमने लगभग डिस्कस किए थे 1730 के आसपास सवाल और रिवीजन में 700 के आसपास सवाल, उन्हीं में से रिवाइज किए थे। आज डे 106 है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या रहेगा भाई, कोशिश ये करेंगे कि लगभग 30 सवाल हर क्लास में हो जाएं। 25 से 30 सवाल तो हो ही हो। सवाल सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। पीछे जो भी आपको सवाल पढ़ाए गए हैं उनमें से सवालों को रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डेटा चेंज करेंगे। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल भी डालेंगे, कुछ सवाल SSC CGL से भी उठाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप इससे पहले 105 दिन पढ़ चुके हैं और मैथ के अंदर अगर आपको फिनिशिंग की नीड है और ये चाहते हैं कि आप कुछ सटीक सा कंटेंट आपको और एक बार के लिए मिल जाए, कि यहाँ पर जितने भी दिन आपकी एग्ज़ाम चलती है उससे पहले तक तो अपने पास ठीक ठीक टाइम है ही, तो उसमें अच्छे अच्छे सवालों को हम लोग यहाँ मॉक टेस्ट के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको मिलती हैं क्लासेज की PDF प्लस में क्लासेज के लिंक। नीचे वाला जो पार्ट है ये अपना डाउट ग्रुप है, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 105 दिन जो पीछे अपने गए हैं उनमें ठीक मेहनत की होगी। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई नए टाइप का सवाल है उसे डिटेल में समझें, और प्लस जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर हम फोकस करें जो अपनी एग्ज़ाम अप्रोच है, कि एग्ज़ाम में आपके सामने सवाल आया है तो किस वे में आप डील करेंगे। सबसे पहला सवाल अपने पास है, A और B गोलों के आयतन 125 और 64 के अनुपात में है। A और B दो स्पेयर आपके पास, उनके वॉल्यूम का रेशियो 125 वर्सेस 64 है। फिर कहा कि A और B की त्रिज्याओं का योग 36 है, रेडियस का जो सम है वो 36 है। A का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जब भी कभी आपको वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम से रेडियस में जाना हमने सीखा था, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट। रेडियस में जाना है, रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो क्या सीखा था, या तो आप फॉर्मूला लगाएं V1/V2 4/3 πr1 क्यूब 4/3 πr2 क्यूब बराबर 125/64। 4/3 पाई आपका कट जाएगा, रेडियस 1 का क्यूब रेडियस 2 का क्यूब आपके सामने 125 और 64। क्यूब रूट करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, 5:4 पर। तो सीधी सी बात है, पहले गोले ये काम आपको करना नहीं है, ये सीख चुके हैं हम लोग। सीधे सीधे आपने देखा कि 125 का क्यूब रूट करोगे 5 और 64 का क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। रेडियस का रेशियो हो गया। फिर क्या सिखाया था, दोनों रेडियस का सम 5 और 4 9। 9 किसको बताता है भाई, 36 को। किससे गुणा किया, 4 से। इसको भी 4 से करोगे तो पहले की रेडियस कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। लिखा। आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। देखना, वैल्यू पुट करोगे 20 का स्क्वायर 400, 400 गुणा 4 1600, 1600 पाई अपना क्या आ गया, रिजल्ट ऑप्शन C। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच का मतलब ये है कि अगर यही सवाल आपके सामने एग्जाम में होता है तो आप कितना सटीक लैंग्वेज के साथ कितना कम लिख करके सीधे सीधे उसको डील कर दे जाए। वो वाला ढर्रा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि 90 डेज में हमने दिमाग वही उसी चीज़ पर लगाया था कि हर चीज़ को कैसे ओपन कर करके पढ़ा जाए। उसके बाद एग्जाम अप्रोच अपना प्राइम फोकस था। देखना जरा, अगला सवाल है, और कोशिश साथ में आप भी ये करें, नोटबुक पेन लेकर के बैठा करें मॉक टेस्ट के अंदर, कि 10-15 सेकंड का आपके पास टाइम होता है, तुरंत के तुरंत सवाल को रीड करके रिप्लाई करें। एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का आपको निकालना है डायमीटर। देखो सीधी सी बात, ये कोई भी टायर है, रोटेट करता है तो जमीन पर उसका कौन सा पार्ट टच होता है, सरकमफेरेंस। एक राउंड में क्या होगा, पहिया स्टार्ट होकर के पूरा राउंड रोल घूम जाएगा, मतलब उसने 2πr डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, डायमीटर। तो मैं इस 2πr को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सरकमफेरेंस मेरी क्या होगी, पाई इंटू में
2r का मतलब डायमीटर। एक चक्कर में तय दूरी उसने कितनी बताई है भाई, 1100 सेंटीमीटर। देखना जरा, 22 से काटोगे यहाँ पर 5 बार, 22 5 110, डी की वैल्यू 7 गुना 5 35, कितनी आ जाएगी 350। ये रिजल्ट हो गया। डायमीटर पूछा था तो निकाल दिया। अब चाहते तो 2πr लिख लेते, उससे भी कोई समस्या नहीं है, रेडियस आ जाती। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर देखो सिली मिस्टेक होने का चांस बना रहता है, क्योंकि अगर आप 2πr, इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे इस टाइप की सिली मिस्टेक करते हैं, पीछे भी आपको कई बार बताया है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हर स्टूडेंट एक अलग ही टाइप की मिस्टेक करता है। जैसे रेडियस को डायमीटर पढ़ लिया, डायमीटर को रेडियस पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपके सामने चैलेंज क्या हो सकता था कि मान लो अगर आप ऊपर से सवाल पढ़ते हैं कि ये डेटा दे रखा है, तो 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर क्या कर दिया 1100। 22 को यहाँ से सोल्व किया, 22 5 110, इसको करोगे 25, r की वैल्यू कितनी आ गई 175। कई बच्चे क्या करते हैं, इस लास्ट पॉइंट के ऊपर r निकाली 175, पीछे वाला पार्ट भूल जाते हैं कि उसने तो डायमीटर पूछा था एक्चुअल के अंदर, वो टिक मार दिया किसको 175 को। तो एग्जामिनर यहाँ पर चालाकी करता है, और एक स्टूडेंट सिली मिस्टेक कुल मिलाकर के 8-10 टाइप की ही करता है पूरी की पूरी मैथ्स के अंदर। तो आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं उसके अंदर अगर आप इस टाइप की कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको किसी पेज के ऊपर मेंशन कर दे कि भाई मैं हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, या जनरली ऐसा हो जाता है, डायमीटर पूछा था मैंने रेडियस को ही टिक मार्क कर दिया। तो आगे से क्या होगा, आपने वो 8-10 मिस्टेक खुद लिख ली, भविष्य में क्या होगा, जैसे ही आप वैसा सवाल देखेंगे तुरंत अवेयर हो जाएंगे कि अच्छा मैं ये गड़बड़ करता हूँ। ठीक है, तो मेरा पर्पज यहाँ पर मॉक टेस्ट का इतना ये भी है साथ साथ में कि कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो चलती रहती हैं बच्चों की मॉक टेस्ट के अंदर, उनसे भी आपको अवगत करवाना। देखो सवाल नंबर 3 में क्या कहा, इफ 8 + 2√3 अपॉन में 3√3 + 5 इक्वल्स टू में a√3 - b। अब आपसे पूछा है a + b की वैल्यू क्या होगी। असल में देखा जाए तो ये सवाल हमने पहले नहीं किया था, अलजेब्रा का पार्ट है, एज इट इज ऐसा सवाल नहीं किया था। सोल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। 8 + 2√3 अपॉन में आपको वैल्यू दे रखी है 3√3 प्लस का 5, और इक्वल्स टू में क्या दे रखा है a√3 - b। अब ये सवाल किस पर बेस्ड होता है, तो बात को अंडरस्टैंड करना, ये सवाल आपका बेस्ड होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन कह लें या फिर तुलना। इस पर कैसे बेस्ड हुआ भाई, देखो राइट साइड में आपको दे रखा है एक संख्या a है, उसका मल्टीपल √3 है, माइनस और फिर आपके पास क्या है b। लेफ्ट साइड में भी कुछ ऐसा सा ही मामला क्रिएट होगा जिसमें एक संख्या बनेगी जिसके मल्टीपल में √3 होगा, और दूसरी संख्या होगी जिसके मल्टीपल में रूट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो लेफ्ट में भी जो सिनेरियो क्रिएट होगा राइट वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब लेफ्ट में मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, कैसे भाई, नीचे 3√3 + 5√3 ऊपर नीचे है, तो इसको क्या करें हम लोग रेशनलाइज करें। रेशनलाइज करोगे तो मुझे एक बात बताओ किसका गुणा करें, ऊपर और नीचे 3√3 - 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 3√3 - 5 का मल्टीप्लाई करोगे, नीचे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। पढ़ चुके हैं अच्छे से, कई सवाल भी कर लिए। 3 का स्क्वायर 9 × 3 27 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 27 में से 25 चला गया, 2 बचा। क्यों ना मैं इसमें से 2 कॉमन भी ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 4 + √3, और गुणा हमने इसके साथ किसका किया है 3√3 - का 5। ठीक है, चलो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ये 4 इसके साथ गुणा होगा, 2 संख्याओं को 2 संख्याओं से गुणा करते हैं, 4 संख्याएं बनती हैं। तो क्या करोगे, 4 का गुणा इससे करोगे 12 √3, और √3 का इससे गुणा करोगे तो माइनस का 5 √3। 12√3 में से 5 √3 लेस कर दिया तो क्या बचा 7 √3। फिर दूसरी बात समझना, इस 4 को इससे गुणा करोगे, इसको इससे करोगे, ये चीजें भी सिखाई जा चुकी हैं। अगर आपको ये लगे कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पकड़ में आ रही, कोई बात नहीं, 4 को पहले इस पूरे के साथ कर दो, √3 को फिर इस पूरे के साथ कर दो। मैं एक सटीक अप्रोच की बात बता रहा हूं आपको कि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्यों ना ऐसी अप्रोच फॉलो करें जिसमें हमारा टाइम बचना स्टार्ट हो। चलो इसका इससे गुणा करोगे तो 3 √3 √3 तो 9 आ जाएगा, ये माइनस का 20,
20 में से 9 चला गया -11, और राइट साइड में देखना क्या है आपके पास, a√3 माइनस का b। कंपेयर करना जरा, √3 का जो मल्टीपल है वो किसकी वैल्यू है आपकी, a की, और माइनस के साथ जो भी डेटा दे रखा है, यहाँ भी माइनस आपके पास और यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, b की। पूछा क्या है, a+b, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 11, तो फाइनली इसका रिजल्ट जो है हमारे पास वो क्या बन गया, 18। ठीक है, ठीक सा सवाल है, स्टार मार्क कर देना भाई इसको भी। चलो जल्दी से सवाल को रीड करो और रिप्लाई करने की कोशिश करो। देखो क्या कहा आपसे कि 4 संख्याओं का औसत या फिर एवरेज कितना है, 30। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपका मन करे वैसे कर लो, चाहो तो आप सीधे सीधे रेशियो से भी डील कर लो। कैसे, इसने क्या कहा, 4 संख्याएं हैं, फर्स्ट जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, रिमेनिंग जो नंबर है उनके शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर। तो ऐसा कर लें, देखो थोड़ा सा डिटेल में समझो पहले तो, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसने क्या कहा कि इनका जो भी सम निकल के आएगा उसका 1/3 कर दो। इन सब का सम मैंने क्या मान लिया भाई, 3, और इसका 1/3 करोगे क्या आएगा, 1। कंडीशन जस्टिफाई हो गई। ऊपर वाला तो काम माइंड का था। सभी संख्याओं का अगर मैं सम देखूं, इनका सम तो 3 है, इसका कितना है, 1, और सबका सम दे कितना रखा है भाई, 4 संख्याओं का एवरेज 30 है, तो सम कितना होगा, 30 गुणा में 4, 120। अब 4 120 को रिप्रेजेंट करता है, तो किससे गुणा किया हमने, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 30 से, इसकी वैल्यू 30, इनका सम 90। तो इसका मतलब ये जो संख्या है फर्स्ट वाली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। या तो ऐसा कर लो, ऐसे नहीं करना चाहते तो कुछ मान लो भाई, जैसे इन सारी की सारी संख्याओं का सम आपने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 1/3 करोगे, x/3 करोगे, तो चारों संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 120। पहली संख्या आपकी क्या है, x/3। सोल्व करोगे तो यहां से देखना 3 और 1 4x अपोन में 3, 3 इधर गुणा होगा, 4 से कटेगा, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 90। भाग कर दो 90 में 3 का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 30। तो एक अप्रोच आपकी ये हो सकती है कि आप कुछ x मान ले, y मान ले, ABC कुछ लेकर के, और एक अप्रोच आपकी रेशियो से। कंफर्ट जोन में है तो रेशियो वाला तरीका एकदम आसान पड़ेगा। आज कमेंट करके वो बच्चे जरूर बताना कि आपको एक बुक सजेस्ट की थी कि रेलवे के लिए, स्टेट लेवल की एग्जाम के लिए, कितने बच्चों ने उस बुक को कंप्लीट कर लिया है। कमेंट में यस जरूर लिख देना। स्ट्रीम के ऊपर नहीं करना आपको कमेंट, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में करना है कि हाँ मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली है। देखें तो सही कितनी सिंसियरिटी का लेवल है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बातों को कंप्लीट एज इट इज फॉलो कर ले जाते हैं। अगला सवाल क्या कहा, 2 बराबर x प्लस, ये आपको पैटर्न दे रखा है। देखो 2 = में आपके पास x प्लस 1 अपोन में 1 प्लस 1 अपोन में 5 प्लस 1/2। यहां पर देखो करने को ऐसा है कि इन सवालों की काफी प्रैक्टिस आपके पास है, तो आप ये पार्ट पूरा का पूरा एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा बेटर तरीका क्या है, एग्जाम में दे रखा है, इससे एक स्टेप और ज्यादा लिख देगा, इससे बड़ा तो लिखने से रहा। तो बेटर क्या है कि आपके सामने जब भी ये सवाल आए, स्पीड के चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे इसमें एरर कर देते हैं, और एक भी पार्ट को ऐड करने में आपने एरर की तो इसका मतलब क्या है, पूरे को मिटाओगे, फिर से लिखोगे, फिर से सोल्व करोगे। तो ऐसा कोई भी आप सवाल अपनी एग्जाम के अंदर देखें तो एज इट इज इसको लिख लें, क्योंकि मैक्सिमम इसमें एक बार एक स्टेप और इन्वॉल्व हो जाएगी, उससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं होती हैं। तो बेटर क्या रहेगा, ऐसा सवाल जब भी देखें सुंदर सुंदर उसको लिख लें। अब सोल्व करना स्टार्ट करें। देखो इसका 2 एलसीएम आएगा, 5 2 10 और 11, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच गया 11, हटा दिया। 11 एलसीएम आया, 11 और 2 13, और 11 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा आपके पास 13। x की वैल्यू देखना, ये इधर आ जाएगा, 13 एलसीएम आएगा, 13 गुणा 2 26, 26 में से 11 चला गया, कितना बचा 15। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ गया, 15/13, ऑप्शन सी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि सोल्व नहीं कर सकते, कई बच्चे इस पूरे के पूरे को स्क्रीन पर देखकर ही सोल्व करने का प्रयास करते हैं,
बिल्कुल ऐसा संभव है अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है कि नीचे 2 एलसीएम है, 5 2 10 11 आ जाएगा, 2 ऊपर, फिर 11 एलसीएम है, 11 2 13 और फिर 11 आपका ऊपर चला जाएगा। करने को ऐसा करना संभव है, लेकिन अगर आपके सामने थोड़ी बहुत भी झिझक है तो उस केस में क्या करो कि स्क्रीन से सवाल के इस पार्ट को देखो और इसको अलग से सोल्व कर लो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। देखना, कुछ पर्टिकुलर डेटा दे रखा है और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो आप पाते हैं कि साइन 22 डिग्री अपोन में कोस 68 है, कोट 75 अपोन में टेन 15 डिग्री है। एक बात हम पढ़ चुके हैं, एक जगह पैटर्न था, याद आ रहा होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है, ये बात दो ही एंगल पर लागू होती है, 3 पर ये वाली बात लागू नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या सीखा था कि साइन ए की वैल्यू बराबर क्या होती है, कोस बी के। ये एक सिंपल सा रिजल्ट था। जैसे आप लिखते हो ना, यहाँ पर साइन अगर 30 डिग्री की वैल्यू है तो इधर 30 और 60 दोनों का सम 90 बनता है, तो वो वैल्यू किसके बराबर चली जाती है, कोस 60 के। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के बराबर। तो सेम अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ से कि साइन 22 डिग्री और कोस 68 डिग्री, तो दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर साइन 22 की वैल्यू कोस 68 के बराबर होगी। तो एग्जाम में आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये तो चलो बीच बीच में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको रिमाइंड करवाना मेरा भी बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि रिमाइंड करवा दूँ। एग्जाम में पहला पार्ट सोल्व हो गया। एक बात और भी आपने पढ़ी थी एग्जाम के इससे पहले, हम लोगों ने जब पढ़ा था कि ऐसे केसेस के अंदर एक रिजल्ट और आता आपका 10a इंटू में 10b बराबर 1। ठीक है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो किसी एक को कोट में बदल दो, 10a और 1 अपॉन कोट b, इसकी जगह क्या लिखा, 1 अपॉन कोट b, ये भी 1 होगा। ध्यान क्या रखना है, a प्लस b का जो सम है वो जस्टिफाई किसको करे, 90 डिग्री को। कोट 75 डिग्री है और कोट 15 डिग्री है, तो एक बात बताओ, दोनों का सम 90 होगा। इसका मतलब अगला पार्ट भी कैंसिल आउट होगा। तो ये अगर आपको पता है तो सीधे सीधे 2 माइनस 2/5। फिर देखना माइनस का साइन है, नीचे आपके पास क्या है 5 और ऊपर 8। ठीक है, 8/5। आगे वाला पार्ट देखोगे तो देखना 10a इंटू में 10b बराबर 1, कब, जब a प्लस b का सम 90 हो। तो 10 20 और 10 70 का मल्टीप्लाई 1 बन गया, 10 40 10 50 का मल्टीप्लाई 1 बन गया, 10 45 डिग्री की वैल्यू वैसे ही 1 होती है। तो अगर आपको एक छोटी सी बात है, इस पार्ट पर आपने काम किया है, बिल्कुल आपको टेबल भी बनाई थी, ये कहा था कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सीरीज के कई सारे सवाल इस पार्ट से पूछे जाते हैं। ये अगर आपने तैयार कर रखा तो इस सवाल में इतना ही लिखना था। एलसीएम कितना आ गया भाई, पूरे का एलसीएम आ गया आपके पास 5, 10 में से 10 चला गया तो 0। तो फाइनली इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0। चलो भाई, सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं, सोल्व करो जल्दी से। सॉरी, देखो a बराबर 2b बराबर 8c है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है, 13। फिर पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो देखो a रेशियो b रेशियो c तो फाइंड हो जाए। a रेशियो b रेशियो c अगर हमारा फाइंड हो जाएगा, फिर तीनों के को ऐड करेंगे, 13 के बराबर रखेंगे और कंपेयर करेंगे। वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो में जाने के लिए आपको क्या कहा था कि x अपॉन a बराबर y अपॉन b बराबर z अपॉन c। तो x y z के रेशियो इनके नीचे लिखी हुई वैल्यूज ही होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो हमें पैटर्न दे रखा है, इक्वेशन फॉर्मेट है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना है। तो b के मल्टीप्लाई में जो 2 है उसे हटाना होगा, c के मल्टीप्लाई में जो 8 है उसे हटाना होगा। रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था बेसिक्स के अंदर रेशियो, हालांकि एसएससी सीजीएल सीडीएस बैंक के लिए भी पढ़ाया जा चुका है, तो उसको भी देख सकते हैं। 8 का भाग कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन में 8, a की वैल्यू 8, b के अपॉन में क्या बचेगा 4 और c के अपॉन में क्या 1। देखो 8 4 12 और 1 13 और सम भी 13 दे रखा है, इसका मतलब इनकी ये एक्चुअल वैल्यू ही आ गई। ठीक है, अगर मान लो यहाँ सम 26 दे रखा होता तो हम क्या करते, 8 4 12 13, 13 26 को बताता है, डबल करते तो इसको 16 करते, इसको 8 करते, इसको 2 करते। यहाँ कोई नीड नहीं है, जस्टिफाई है।
तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है एज इट इज उनको सोल्व कर दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, फिर 16, 16 64 80 और 1 81, और अपोन में क्या है ट्वाइस ऑफ सी 2। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, ये तो 9, 9 में 2 का डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 9/2 लिखा जा सकता है। क्या इसका रिजल्ट प्लस माइनस हो सकता है? नहीं भाई, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या निकल के आएगी आपकी पॉजिटिव। सवाल नंबर 8 को देखना, क्वेश्चन नंबर 8। अगर दिखने में थोड़ा बहुत भी इश्यू है तो मैं इसको कुछ जूम कर देता हूं। देखो, एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% के हानि पर। पूरे लेन देन में न लाभ होता है न ही हानि होती है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? सोल्व करने का तरीका क्या था? मिक्सचर वाली अप्रोच फॉलो हो जाएगी। पहली बुक और दूसरी बुक, पहली को 20% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी को 10% लॉस पर बेचा। ऑल ओवर बिजनेस में क्या हुआ? ना प्रॉफिट ना लॉस। बड़े में से छोटे को लेस करना है, तो देखो 10, 0 में से 10 को लेस करोगे, यहाँ 10 बचेगा, 20 में से 10 और इधर क्या बचेगा 20। रेशियो निकालोगे 1:2। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1:2 किसको बताता है? तो ध्यान रखना ये किसको बताता है? सीपी को। पहले वाले का क्रय मूल्य और दूसरे वाले का क्रय मूल्य। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है। अब तक अगर आपने अमूमन सवाल देखे होंगे तो उसमें क्या कहता है कि पहली किताब का क्रय मूल्य बताओ, दूसरी किताब का क्रय मूल्य बताओ, सीपी पूछता था। इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट बात उसने ये कर दी लास्ट में जाकर के कि पहली बुक का एसपी बताओ। ठीक है, जनरली आप अगर पुराने सवाल देखेंगे तो वहां आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 1 और 2 3, 300 को बताता है, तो इसका मतलब इसकी कीमत 100 रुपए, इसकी 200 रुपए। कई बच्चे क्या है, जैसे ही ये वाला मामला देखते हैं तुरंत 100 को टिक मार देते हैं। चलो, इसमें एग्जामिनर ने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे उसने वैल्यू इसमें दी नहीं, जिससे क्या आप क्रॉस चेक कर लें और अवेयर हो जाएं कि इस पॉइंट के ऊपर तो सेलिंग प्राइस पूछी है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो सीपी की आती है। रीज़न क्या है, ये इक्वेशन सीपी में बनती है और आपको बताया था कि एक इक्वेशन होती है, उसकी जो तीसरी स्टेप बनती है उसी को सीधे हम लोग क्रॉस मेथड के अंदर लिख देते हैं ताकि हमें 2 इक्वेशन ना लिखनी पड़े। चलो, इसकी पूछी क्या आपसे? इसकी पूछिए सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज, पहला आर्टिकल 20% के लाभ पर गया तो 120 रुपए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। ऑप्शन सी हमारा हो गया यहां से करेक्ट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले सवाल में इसने क्या कहा कि जब सूर्य का उन्तांश या फिर उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। डायग्राम की बात कर लेते हैं। चैप्टर में तो सारे लॉजिक हमने पढ़े ही थे कि एक्चुअल में डायग्राम कैसा बनेगा इसका। ठीक है, डायग्राम को एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो सूर्य यहाँ था फिर यहाँ आ गया, किस हिसाब से एंगल चल रहे थे। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपका है टावर, इसकी लंबाई चाहिए। पहले एंगल आपका कितना था? 45 डिग्री था। सूर्य फिर नीचे की तरफ गिरेगा, इधर एंगल बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 10 मीटर। 45 डिग्री वाले केस में इसे 1 लिखते थे। और नई बात आपको क्या कही थी? इस पार्ट की याद रखनी है, रेशियो में √3 - 1। अब देखना जरा, इसकी जो वैल्यू है वो मीटर में कितनी है? 10 मीटर। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10 में √3 - 1 करोगे, रेशनाइज करोगे, नीचे 2 बनता था, 2 कट जाएगा 10 से, और ऊपर किसका गुणा? √3 + 1 का। अब किसी बच्चे के ऊपर से बात जा रही है, इसका मतलब उसने हाइट एंड डिस्टेंस एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे तरीका था आपका। डायग्राम बनते थे 3, आपके कंपैरिजन की अप्रोच आपको बताई थी, तो यहां से आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो गया? करेक्ट। चलो भाई, 10 नंबर में देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा? जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग क्या होता है? 102। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास टोटल n नंबर है, हर एक में से आप 2 को लेस कर दोगे
तो सबका सम कितना बचेगा 102। और अगर उनमें से सभी में से अगर आप 5 को लेस कर दोगे तो जो सम बचेगा पीछे वो कितना बचेगा 12। तो n संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। आप ऐसा कर लो, सीधी सटीक बात यह है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, सबका सम कितना है x। अगर एवरेज पूछे तो संख्याएं कितनी है n, तो x बाई n कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, ना तो हमें ये पता n कितना है, ना ही हमें ये पता x कितना है। तो इक्वेशन बनाओ, सभी संख्याओं का सम आपने लिख दिया x। फिर क्या कहा इसने, हर संख्या में से 2 लेस करना है, कर दो। ये तो एक ही संख्या में से हुआ, तो इसका मतलब अगर आपके पास n संख्याएं हैं, सब में से 2 लेस करोगे तो आपको लेस क्या करना पड़ेगा, टोटल सम में से। सबका सम ये था, 12 लेस हो जाएगा और बचेगा कितना आपके पास 102। फिर इसने क्या कहा, सभी में से ये सारी संख्याओं का सम करके लिख दिया। क्या करें, 5 लेस कर दें, 5 लेस कर दो, लेकिन संख्याएं n है तो प्रत्येक में से लेस करोगे 5 5 5 5, तो 5n लेस हो गए। अब सम कितना बचा भी 12। इक्वेशन को सोल्व करने, इसमें से इसको लेस कर दो, -2n माइनस माइनस प्लस का 3n, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3n बराबर 90। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भी आपके पास 30। n की वैल्यू आपके पास 30 आ गई, तो ऑब्जर्व करना यहाँ पर ये वैल्यू रख दो। x बराबर कितना 30 रखोगे, 30 गुणा 5 150, 150 में ऐड कर दिया आपने 12, 162। लेकिन उसने क्या कहा, सम नहीं निकालना, सबका सम तो निकाल ही लिया। उसने कहा कि एवरेज बताओ, तो x में क्या करो, n का भाग दे दो। n की वैल्यू कितनी है 30, 30 का 162 में भाग दिया 5 बार, 150 तक कितना बचा आपके पास 12, एक जीरो उतार दो। 120 में 30 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। तो ये अपना होगा यहाँ पर रिजल्ट। एवरेज का एक ठीक सा सवाल आप मान सकते हो। देखना, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 साल में 2,80,900 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात करें। देखो, इन सवालों की जो अप्रोच है वो इंपॉर्टेंट है। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सवाल को सोल्व करने की अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं, उनको दूर करने का तरीका। एक तरीका तो ये है कि भाई आप एग्जैक्ट डेटा मानो और उसके हिसाब से उसको सोल्व कर दो। जैसे आप क्या निकालते हो, अमाउंट इक्वल्स टू में क्या लिखा जाता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, तो 106 बटा में 100। ये काम कितनी बार हुआ आपका, 2 बार हुआ। आपको अमाउंट दे रखा है 2,80,900, इसके बेसिस पर आप इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ अगर आप वैल्यू रखेंगे 2,80,900 बराबर P इंटू में 106 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 106 112 अपोन में, ये वाला डेटा आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है भाई। अब ये कौन से वाली चीज़ किससे कितनी बार कटेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। 11,236 से 2,000 ये कितनी बार कट जाएगा, मेरे ख्याल से 4 बार कट जाएगा। 28 56 ये आपका कट जाता है यहाँ पर 4 बार। ये इस 4 से काटोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये 2520, ये इधर आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, मैं इस अप्रोच की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो अप्लाई होता ही होता है। यहाँ पर आपके सामने एक चैलेंज ये है, क्या आप ऐसे दिए गए नंबर का सीधे सीधे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? कर लेंगे तो सवाल आसान होगा, अदरवाइज समस्या है। इंपॉर्टेंट जो अपनी अप्रोच है वो ये है कि आप ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। एक बात बताओ, 2,80,900 बन रहा है, प्रिंसिपल क्या आपका ऑप्शन डी 5,50,000 हो सकता है? नहीं, कम थोड़ी ना होता पैसा, ऑप्शन डी का। क्या प्रिंसिपल 3,50,000 हो सकता है? मतलब ही नहीं है, पैसा डिक्रीज थोड़ा ना होगा। ऑप्शन ए और डी आपके हट गए। फिर देखना जरा, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, 2 लाख रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप ब्याज लेते हो, मतलब प्रिंसिपल आप 100% मानते हो, 6% इस पर पहले साल ब्याज मिलेगा, 6% दूसरे साल, और 6 का 6% 0.36%। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 100% पर 2 साल में 6% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो लगभग कितना होगा, 12.36%। जब आप ऑप्शन से चेक करते हैं तो आप क्यों ना इस चीज को 12% के हिसाब से डील करके भी चेक कर लें। एक कॉमन सेंस आपको बता रहा हूं
कि ये बहुत सारे बच्चे डेवलप कर लेते हैं खुद के अंदर, तो वो एग्जाम में इतने चक्कर में नहीं पड़ते क्या होगा क्या नहीं होगा। वो ये जानते हैं कि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, बाई ऑप्शन भी हिट मार सकते हो। अब 2 लाख का 12% आप ब्याज निकालोगे तो 24,000 होगा। 1 लाख का 12% 12,000, 2 लाख का 24,000। 12.36 भी निकाल देते, हालांकि नीड नहीं है। 13% भी निकालते तो भी 26,000 होता ब्याज। ऑप्शन सी भी गलत, तो बचा कौन सा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट। चेक भी करना चाहेंगे तो 2,50,000 का 12% आप निकालेंगे, सॉरी 12.36% निकालेंगे, उसमें वो चीज़ ऐड करेंगे, 2,80,900 वो कंप्लीट बन जाएगा। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस टाइप का कॉमन सेंस खुद के अंदर डेवलप करें। रीज़न ये होता है कि कोई भी XYZ एग्जाम हो, जैसे CGL की बात कर ले, मेंस की, तो वहाँ पर आपके सामने 100 सवाल होते हैं। अगर आप ठीक ठीक कैलकुलेशन अपनी डेवलप कर लेते हो, कॉमन सेंस लगाना स्टार्ट कर देते हो कुछ चीज़ों में, कि ज़रूरी नहीं है जो दे रखा है एग्जामिनर ने, वो तो चाहता ही ये है कि आप ऐसे डील करें, लेकिन आपको पता है कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। हाँ, ऑप्शन अगर आपके आसपास होते तब हम इसी तरीके को प्रीफर करते, जैसे 2,48,000 दे दिया, 2,50,000, 2,52,000, 2,54,000, इस टाइप से, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बचती थी एग्जैक्ट निकालने के, तो हम लोग इस बात को प्रीफर कर सकते थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जामों के अंदर ये जो बड़े बड़े पेपर आते हैं जिनमें मैथ्स के, वहां पर भी अगर आपने कॉमन सेंस डेवलप कर रखा है तो 8-10 सवालों में आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। और इसके लिए किसी किताब पढ़ने की नीड नहीं होती है, सवाल करते जाओ, जो टीचर बताता उनको ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पर खुद की भी अपनी रीजनिंग लगाओ। देखो भाई, सवाल नंबर 12 आपको दिया, 11 + 11 × 11 - 11 / 11। देखो क्या करें, प्लस माइनस सारे मामले को सेपरेट कर देते हैं। 11 × 11 121, माइनस 11 में 11 का भाग दिया 1 लेस होगा, 120 में 11 जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 131। ठीक, आसान सवाल था। देखना जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि पूर्णांक है, यहाँ पर ये इंटीजर, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित या डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर या शेषफल 2 आता है। यदि 7n को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? इस सवाल में भी आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसने जो बात कही है, जायज सी बात है कि ये हर जगह सत्य होती होगी, तभी तो इसने बात कही है कि इस टाइप का कोई स्टेटमेंट निकाला है कि कोई भी नंबर पूर्णांक n है, उसमें 5 का डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर 7n को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस टाइप की आपसे वो कोई बात कर रहा है, तो बेटर क्या रहेगा, इस सवाल को आप अपने हिसाब से, आपको नहीं पता कि इसकी जनरल अप्रोच क्या है, आप अपने हिसाब से नंबर मानो। नंबर कहाँ से मानना है आपको कि n में 5 का डिवीजन करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 2। तो कोई संख्या है, उसमें मैं अगर 5 का भाग देता हूं, किसी संख्या में 5 का डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर 2 आता है, तो क्या वो संख्या 7 नहीं है? जब आप 7 में 5 का डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। आपका मन करे 7 नहीं मानूंगा, आपका मन करे आप उसको 12 मान लो। 12 में 5 का डिवीजन करोगे, 10 तक डिवीजन हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। आपका जो मन करे, बेटर क्या रहेगा, सबसे इजी वैल्यू ले। अब उसने क्या कहा, 7n, तो एक बात बताओ, 7n की वैल्यू क्या होगी? 7 आपने माना था, उसको 7 गुना करोगे, 7n की वैल्यू 49। 5 का डिवीजन करना है, 5 का डिवीजन करोगे तो देखो रिमाइंडर आपको लिखना है, 45 तक डिवीजन हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 4। ठीक, चलो एक कॉमन सेंस और भी लगा सकते थे, जैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से ठीक है, 7n में आप डिवीजन करते हो 5 का, तो मैं इसे लिख देता हूं 7 × में n / 5। बात को ऑब्जर्व करना, हमने रिमाइंडर थ्योरम में एक बात पढ़ी थी कि डेटा जिस फॉर्म में आपको दे रखा है आप उसी फॉर्म में उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे 100 में डिवीजन कर रहे थे हम लोग 8 का या 9 का, 8 का मान लो, फिर 100 को हमने 10 × 10 लिखा था, 8 का डिवीजन कर रहे थे तो पहले वाले 10 में 8 का डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई अगले 10 में 8 का डिवीजन, 2 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर, 2 × 2 4 आ रहा था। और 100 में आप 8 का डिवीजन करते हो तो 96 तक कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, वहां भी रिमाइंडर आपके सामने कितना आता है? 4। तो क्यों ना जो मुझे बात कह रखी है कि 7n में 5 का डिवीजन करना है और रिमाइंडर बताना है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप 7 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा।
और ये वाली बात आपको गिवन है, दिमाग ही नहीं लगाना आपको, कि n में जब 5 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2। तो फाइनली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 4 के अंदर 5 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो इस सवाल का जो असल में रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर क्या होगा 4। ठीक, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम में, उसके बेसिस पर सोल्व करें तो भी ये सवाल आसान है। कई बार बच्चा ये सोचता है कि यार रिमाइंडर थ्योरम वाली बात तो मैं भूल गया, स्टेटमेंट का कोई सवाल है, इसका मतलब वो कोई यूनिवर्सल सवाल होगा, हर जगह वो एप्लीकेबल होगा। तो बेटर है आप अपने हिसाब से चीज़ों को अज्यूम करें, ये अज्यूम करना सीख लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, सवाल पढ़ा, अरे यार ऐसे सवाल तो मैंने नहीं कर रखे, उसको छोड़ दिया। नहीं, छोड़ क्यों रहे हो भाई, आप मैथ से एक बार गो थ्रू हो चुके हो, इसका मतलब आपको उस मैथ्स में जो पूछा गया है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा आता होगा। ठीक है, स्किप नहीं करने, एटलीस्ट सवालों को तो रीड किया करें कम से कम। और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा सवाल है, तो इनको क्या कर सकते हो आप अपने नोट्स के अंदर उतार लें अलग से, कि ये कुछ स्पेसिफिक सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ कैसे आप चीज़ों को अज्यूम करते हैं, कैसे कॉमन सेंस का सहारा लेते हैं। अगला सवाल देखो, आपसे क्या कहा कि ए बी ए सी और बी सी कोई ट्राइंगल दे रखा है और इनके एंगल्स को क्या है छोटे से बड़े सीक्वेंस में लगाना है। कोई रैंडम ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ए बी और सी। जैसा उसने कह रखा है, ए बी की वैल्यू 7 है, ए से सी की वैल्यू आपके पास 8 है, बी से सी की वैल्यू 9 है। क्या पढ़ा था भाई हमने, ज्योमेट्री में पढ़ा था, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी। सबसे छोटी साइड आपकी क्या है 7, 7 के सामने का एंगल सी है, इससे बड़ी साइड 8 है तो इससे बड़ा एंगल बी है, और सबसे बड़ा एंगल आपका साइड 9 के सामने ए हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा था कि छोटे से बड़े के क्रम में आपको लगाना है, तो यहाँ पर सी बी ए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, बी में डी नहीं लिखना था, वो गलती से 2 ऑप्शन एक जैसे हो रखे हैं। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया होगा। देखो, एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने पर वे बिंदु आर पर मिलती हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर कोड पी क्यू है और आपके पास टी एस है, आगे बढ़ाने पर वो बिंदु आर पर मिलेंगी। फिर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और आपसे टी एस की वैल्यू पूछी है। सवाल इतना सा ही है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, बना लिया। अब इसने क्या कहा, 2 कोड है पी क्यू और टी एस और आगे बढ़ेंगे। कोड कैसे बनती है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ऐसे कोड बनती है। अब आपको पता जो भी कोड बनाओगे उसे आगे बढ़ाओगे, पॉइंट बाहर क्या आपके पास आर उस पर मिलेंगी। तो क्या करो, डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, कुछ ऐसा बनेगा। मार्किंग यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखो मार्किंग क्या करोगे, इससे पी क्या करोगे और इसे क्यू करोगे, इसे टी करोगे और इसे एस करोगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो आपके पास एक भुजा P दे रखी है और एक आपके पास Q दे रखी है। अगर आपको वो कहता है PQ को बढ़ाने पर, तो इसका मतलब है P से Q पर गए और इस Q को आपने आगे बढ़ा दिया। एक लैंग्वेज आपको ये दे रखी है कि PQ आपके पास पॉइंट है, लेकिन आपने क्या किया, QP को बढ़ाया। Q आपका ये है, P को Q से P तक जाओगे और फिर इसको आगे बढ़ा दोगे। तो लैंग्वेज का यहाँ पर बड़ा अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है कि वो आपसे क्या कह रहा है कि किसे बढ़ाना है। इसने कहा PQ को बढ़ाना है, TS को बढ़ाना है और आगे काटती हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने कोड में पढ़ी रखी थी। तो बेटर क्या है, डायग्राम कैसा बनेगा ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब करनी है मार्किंग। PQ को बढ़ाया, P से Q पर गए, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। TS को बढ़ाया, T से S पर गए और फिर S को आगे बढ़ा दिया, R पर मिल गई। मार्किंग कर ले, क्योंकि अगर आप डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो सवाल बिल्कुल गलत होगा या सोल्व ही नहीं होगा। वैल्यू देखना, R से Q की वैल्यू है अपने पास 14.4, फिर P से Q की वैल्यू है आपके पास 11.2, इसके बाद S से R की वैल्यू है आपके पास 12.8 और आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे मान लेते हैं x। इसमें आपको एक अप्रोच सिखाई थी, याद है क्या, RQ इंटू में R से P तक का गुणा और ऐसे ही RS से RT का गुणा सिखाया था। और एक केस ऐसा था कि इसको अगर हम लोग धीरे धीरे नीचे ले आए तो यहाँ पर T पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो क्या करते थे, RQ इंटू में RP, फिर लिखते थे RT इंटू RT। रीजन दोनों के दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाते थे। क्लियर है मेरे ख्याल से बात।
तो जो जो चीज़ें मैं साथ में रिमाइंड इसीलिए करवा रहा हूँ कि उस पार्ट से जुड़ी हुई और क्या क्या संभावनाएं होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ज्योमेट्री का सवाल है तो पूरी ज्योमेट्री को कवर करेंगे, नहीं, कोड का सवाल है, कोड से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी आपकी कॉमन बन रही थी कि इसी के साथ हमने पढ़ी थी वो रिमाइंड करवा दी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो नोट्स में जाएं, जहाँ आपने नोट्स बनाए थ्योरी में, तुरंत उस बात को देखें। इतना काम आपने कर लिया, फिर था ही क्या, गुणा करना है किसका, आर एस की वैल्यू कितनी है 12.8, इनटू में पूरी वैल्यू लिखी जाती है, एक्स का गुणा मत कर देना, आर से टी तक की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 12.8 इक्वल्स टू में ये वैल्यू 14.4, और फिर आपको क्या लिखना है, कंप्लीट वैल्यू लिखनी है यहां से यहां तक, 14 11 कितना हो गया भाई 25 पॉइंट, आपके पास कितना आ गया 25.6 लिखा जाएगा। चलो कैंसिल आउट करते हैं, ये 128 है, पॉइंट से पॉइंट तो हट ही गया, 128 है 256 है, 2 बार कट गया, 14.4 है तो इसको डबल करोगे 28.8 आ जाएगा। x की वैल्यू देखना 12.8, 0.8 हट गया, 28 में से 12 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा 16। तो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई है डिजायर्ड वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 16। चलो भाई सवाल नंबर 16 की बात कर देते हैं। देखो ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को 24, 16 और 32 दिन में करते हैं, पूरा वर्क चाहिए तो इनका एलसीएम। ए और सी काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, 6 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं, शेष काम बी पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना दिन लगेंगे, रिमेनिंग वर्क। क्या सिखाया था भाई ऐसे केसेस में, सबका एलसीएम 24, 16, 32 का एलसीएम कितना आ गया 96। अब यहां पर बात को ऑब्जर्व करना, शुरू से अंत तक कौन काम कर रहा है, तीनों ने काम स्टार्ट किया। एक मिनट, यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं 6 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं, ठीक है, ए और सी ने काम किया, तो देखना जरा ए और सी टोटल आपको क्या करने थे 96 लड्डू खाने थे। 6 दिन तक ए और सी ने कितने खाए, तो ए की इफिशियंसी 96 में 24 का डिवीजन 4, सी की इफिशियंसी 32 का भाग दोगे 3, दोनों मिलकर हर दिन 7 लड्डू खाते हैं, 6 दिन में 7 6 42 लड्डू खा लेंगे, टोटल 96 है, 42 आपने उसमें से लेस कर दिए। ये रिमेनिंग आपके पास वर्ग है, रिमेनिंग वर्क है, बचे हुए लड्डू किसको खाने हैं, बी को। बी की इफिशियंसी 16 दिन में 96 लड्डू खाता है, 96 में 16 का डिवीजन करोगे 6। सारी चीजें सिखा रखी हैं आपको, अगर कहीं नीड होगी तभी वो जो पुराना पैटर्न है उसको प्रीफर करेंगे, अदरवाइज इतना ही करना था। सोल्व करने तो देखना 6 से इसको भी काटा, इसको भी काटना पड़ेगा, 16 में से 7 चला गया तो कितना बचा भाई आपके पास 9। बी रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अगला सवाल देखना जरा क्या कहा, डीआई का सवाल है, निम्नलिखित तालिका, आपके पास जो फॉलोइंग टेबल गिवन है 4 वर्षों के दौरान एक देश के आयात और निर्यात रुपए करोड़ों में दिखा रहा है। अब देखना जरा वर्ष 2016, 17, 18, 19 राइट साइड में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे देखना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात को इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट और निर्यात को एक्सपोर्ट। इंपोर्ट 125 का है, एक्सपोर्ट 130, फिर इंपोर्ट 145, एक्सपोर्ट 150, ये सीक्वेंस दे रखा है। औसत व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस असल में होता क्या है, ट्रेड बैलेंस होता है और औसत और पूछा है, जो आपने टोटल क्या किया है, टोटल जो आपने इंपोर्ट किया है और जो टोटल आपने एक्सपोर्ट किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है ट्रेड बैलेंस। और आपसे क्या पूछा, एवरेज। इसका मतलब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 2016 की, आ सकता है ऐसा सवाल, एसएससी ने ये सवाल पूछा है। देखो इंपोर्ट 2016 में 125 करोड़ का था, एक्सपोर्ट था 130 करोड़ का, ट्रेड बैलेंस कितने का है 5 करोड़ का। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि हमारे आंसर इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस ही हम लोग मेजर करेंगे। 5 करोड़ ट्रेड बैलेंस रह गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे के सारे सालों का इंपोर्ट ऐड करना है, फिर एक्सपोर्ट ऐड करना है, दोनों का अंतर दोगे, 4 साल है, एवरेज निकालना है, तो अंतर कितने का 4 का। चलो एग्जाम में डील करना है तो क्या कर सकते हो, देखो 125, 130, 5 ज्यादा, 45, 50, 5 ज्यादा, 65 और आपके पास कितना है, 75, 10 ज्यादा, 188, 212 ज्यादा। इसका मतलब हमेशा इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो जो अंतर शुरुआत से ही चल रहा है, पहले में कितने का है 5 का, फिर 5 का, फिर कितने का 10 का, फिर 12 का,
ये अंतर है, क्योंकि आप पूरा इंपोर्ट जोड़ोगे, पूरा एक्सपोर्ट जोड़ोगे, जो अंतर बनेगा वो सीधे लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दो, 20 32 में 4 का डिवीजन कर दिया 8। ये अपना क्या आ गया यहाँ पर, एवरेज ट्रेड बैलेंस। देखना भैया अगला सवाल, इजी सा सवाल है। क्या कहा, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर क्यूब है। सवाल आपको करवाए थे ऐसे, और उसमें क्या कहा था कि कोई भी शेप अगर नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है तो उसका वॉल्यूम या आयतन लिखा जाता है बेस एरिया इंटू में हाइट। बेस एरिया कितना बताया भाई इसने, 15 लिखा, इंटू में हाइट इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम। हाइट की आपको नीड है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 30 में 2 बार, 30 में 2 बार। एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई 22। ये यहां से हमारा हो गया करेक्ट रिजल्ट। देखना जरा सवाल नंबर 19, 5 कोट थीटा इक्वल्स टू में 3। अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूं तो देखना 5/3 इधर करेंगे तो 1 अपॉन कोट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखना क्या पूछा, 6 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपोन में 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ये सवाल करवाए थे तब आपको एक चीज अच्छे से क्लियर करवाई थी कि यहाँ 2 संभावनाएं होती हैं। असल में ये जो रेशियो हम लोग साइन अपोन कोस का भी लिख लेते हैं और असल में है किसका, परपेंडिकुलर अपोन बेस का। लेकिन ऊपर साइन और कोस है, मतलब दोनों के पास डिवीजन में हाइपोटेनस है, नीचे भी साइन कोस है, दोनों के पास डिवीजन में हाइपोटेनस है। ऊपर नीचे हर टर्म के अंदर हाइपोटेनस है तो हम कह सकते थे हाइपोटेनस कट जाएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यू है जो असल में परपेंडिकुलर लिखना था वो साइन थीटा की तरह काम कर जाएगी, बेस लिखना था वो कोस थीटा की तरह काम कर जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी में फिर रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था कि 2 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ये वो सवाल है जिसमें आप सीधे डेटा लिख दोगे, सवाल गलत नहीं होगा। साइन की वैल्यू 5, तो देखना 6 गुणा 5, 6 गुणा साइन थीटा 30 माइनस 3 गुणा में कोस थीटा, 3 गुणा 3 9 अपोन में 7 से गुणा किया 35 और प्लस 3 से गुणा किया 9, लेस कर दोगे तो 21 और ये रिजल्ट क्या देगा 44। ठीक है, वैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होती है, लेकिन ये क्यों करेक्ट होता है, जहां पर ऐसे सवाल करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री की, मेरे ख्याल से दूसरी क्लास में करवा दिए थे, तो इस बात को देखना। अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट सवाल देखो, x y z 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि x प्लस वाई 13 है, y प्लस z आपके पास 15 है, z प्लस x आपके पास 16 है। एक्स वाई प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना, जो पूछ रहा है उसमें से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो x बाहर है, y प्लस जेड ब्रैकेट में, x बाहर है, ब्रैकेट से x कट गया, अपोन में क्या आ गया वाई जेड। सवाल इतना सा ही उसे पूछना था, लेकिन उसने जानबूझकर क्या कर रखा है, इसको कॉम्प्लेक्स कर रखा है। अब देखो y प्लस जेड की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मेरे पास कितनी है 15। अब ना तो मुझे पता कि y की वैल्यू कितनी है, ना ये पता z की वैल्यू कितनी है। अब फाइंड करने का तरीका देखना, पहली टर्म में x प्लस वाई है, फिर y प्लस जेड है, फिर आपके पास क्या है z प्लस एक्स, ये आपको दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x प्लस वाई में मैं जोड़ देता हूँ y प्लस जेड और उसमें जोड़ देता हूँ z प्लस एक्स, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 2 बार x 2 बार y 2 बार z आ गया। इक्वल में लिखोगे तो देखना 16 और 15 कितना हो गया भाई आपके पास, 16 और 15 आपके पास आ गया 31, 31 में 13 जोड़ दोगे 44, 2 बार x 2 बार y 2 बार z, 44 है, 2 का डिवीजन कर दोगे 22 आ गया। अब एक बात बताना, यहां पर हमारे पास हमें नीड है y और z की वैल्यू की, x प्लस वाई प्लस z तीनों का सम हमने 22 लिखा। अब एक एक करके डील कर दो, देखो x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 13, 13 में क्या जोड़ा, 13 में आपने 9 जोड़ा, तब जाके y ये बना 22। फिर देखना जैसे y और z की वैल्यू आपके पास कितनी है 15, 15 में क्या जोड़ा आपने, 15 में 7 जोड़ा जो कि x की वैल्यू है। अब ये देखो 9 और 7 16 तो हो ही गया, इसमें कितना जोड़ा आपने 6, ये बन गया। सोल्व कर दे तो देखो y की वैल्यू 6 है, ये 9, 6 और 9 15 तो वैसे था ही, जस्टिफाई होना ही था, अपोन में कितना आ गया 54। सोल्व कर दे तो 5 3 से काट दोगे, 5 बटा में 18 आपका क्या हो गया रिजल्ट। ठीक है, इस सवाल में बस इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल एक्चुअल में कैसे सोल्व होगा।
सवाल को जूम कर देता हूं मैं, रीड तो करो एटलीस्ट इस सवाल को आप। देखो क्या कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है, 72 सेकंड्स में पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस करती हैं। एक्स की तो आपको लंबाई बतानी है, वाई की आपको चाल बतानी है। पहले तो हम लोग क्या कर लें, जैसे लेंथ है ट्रेन की वो मीटर में दे रखी है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो पहले वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किससे गुणा कर दें भाई, 5/18 से। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से ये कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 50/3। देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50/3 और ये ओवरटेक करती है दूसरी को, इसका मतलब दूसरी की स्पीड कम होगी, उसकी वैल्यू मान लेते हैं वाई। और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड में क्या आ जाएगा, माइनस। राइट साइड में क्या आएगा भाई, पहली रेलगाड़ी की स्पीड, अपने को लेंथ नहीं पता तो हमने मान ली डी लेंथ है पहले वाली की, D1 लिख देता हूं, दूसरी की लेंथ 225 है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहां पर डिवीजन किसका आएगा, 72 सेकंड का आ गया। फिर इसने कहा कि ये जब एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें तो उस केस में सिनेरियो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये वाला मामला एज इट इज चलता रहेगा और अपोन में यहाँ पर टाइम क्या अगले केस में 18 सेकेंड। ये बनता है, एक दूसरी अप्रोच भी होती है, उससे थोड़ा सटीक याद आ जाएगा लेकिन दिमाग पर थोड़ा बर्डन बढ़ेगा, तो बेटर क्या रहेगा, आप इस चीज़ को बना लो। सोल्व करना है तो देखना जरा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो y से y कट जाएगा, 50/3 50/3, 3 एलसीएम आ गया, कितना आ जाएगा, 100/3। ठीक है, इस पूरे का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 72। अब बात को समझना, 72 D1 + 225 आ गया है, कुछ सुधार भी आपको करने हैं। 4 बार भाग जाएगा तो 4 से इसका गुणा, 4 से इसका गुणा, 4 D1 में D1 ऐड करोगे तो 5 आपका D1, 4 गुणा में 225 में 225 आप ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 5 कॉमन ले लो, 2 2 5 लिखा। चलो 1 मिनट सोल्व कर दें इसको सोल्व करोगे तो देखना ये कितनी बार कट गया, 20 बार। 3 से काटोगे कितनी बार, 24 बार, 24 3 72, 24 गुणा 2 48, 480 में से 225 आपको लेस करना है, D1 + 2 2 5, 480 में से 225 लेस किया, 5 आ गया, यहाँ पर आपके पास 3 आ गया और ये आपके पास 3 आ गया, 335। क्या मिस्टेक की भाई हमने, अच्छा 3 कैसे लेस होगा, 235 आएगा ना यहाँ पर, 235 मीटर, 235 तो किसी में नहीं है। 1 मिनट देखो, ये 5 चला गया, 5 बचा, ये 3 हो गया, अच्छा 3 ये हो गया तो 5 बचा, 255 मीटर, 255 दो ऑप्शन में। अब आप क्या कर सकते हो, D1 की वैल्यू उठा करके, D1 को तो हमने निकाल ही लिया, 255 और 225 ऐड करना जरा, 200 200 455 में 25 जोड़ दोगे 480 बन जाएगा। इस वाले से सोल्व कर देते हैं, 480 ये बन गया, 18 का डिवीजन करोगे, ये वाला पार्ट आपका इधर जाएगा, 3 ये वाला पार्ट आपका इधर जाएगा, 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, 6 से गुणा करोगे 300, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 - 300/18, 480 में से 300 चला गया 180 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। 10 किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में गुणा करना है, 18/5, 2 बार कट के 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाते टाइम एक दूसरी अप्रोच होती है, वो हमने डील नहीं की थी, इसलिए मैं इस पार्ट को तो वैसे अवॉइड कर रहा हूँ। सवाल असल में देखा जाए तो ये 4 ही लाइन का है, अगर आप इस मेथड से भी करते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 22 को देखना, थोड़ा सा इसको, हाँ अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा इसको स्टार लगा लेना, और सवाल ऐसा है कि आप इसे चाहें तो वर्बली डील कर सकते हैं।
देखो बात को अंडरस्टैंड करना, एक तरीका है कि आप कोई वैल्यू अज्यूम कर दो, जीरो तो अज्यूम कर नहीं पाओगे किसी का, तो नीचे जो डेटा दे रखा है रीजन क्या है 3a² b² c², किसी को भी आप जीरो मान लेंगे तो समस्या होगी, रिजल्ट इन्फाइनाइट आएगा, ऑप्शन है नहीं इन्फाइनाइट में। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मानना होगा, जैसे a की वैल्यू 1 मान ली, c की वैल्यू भी आपने 1 मान ली, फिर आपको निकालनी है। देखो जैसे वैल्यू पुट से मैं एक बार करवा देता हूँ, a की वैल्यू आपने 1 मान ली, c की वैल्यू भी 1 मान ली, b की आपको 0 माननी पड़ेगी ना, फिर तो अपनी मजबूरी है, c की वैल्यू आप मान लो 2। अब इक्वेशन में देखना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर आपका 0 बन रहा है, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर फिर आपका माइनस c का स्क्वायर बराबर 0, तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 4 इधर चला जाएगा, 3 आ गई। अब जो डेटा दे रखा है उसमें लिख दो 2 गुणा में a की पावर 6, a की पावर 1 है तो यहाँ पर तो वैल्यू 1 ही बनेगी, b का स्क्वायर 3 है, इसका क्यूब कर दोगे तो पावर 6 बनेगा, तो ये 27 माइनस b की वैल्यू 2 है, b की पावर 6, b की पावर 3 क्या होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और ये कितनी बन गई 64। यहाँ पर देखना नीचे 3 गुणा में a स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर 3 है, c स्क्वायर आपका 4 है, लिखा। इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आप पाएंगे इसमें से आपको लेस करना है 28, 2 बार आपका ये कट गया, 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18, 28 आपके पास ये है तो ये कितना बन गया 34 और माइनस का 36, रिजल्ट क्या आ गया माइनस का 2। एक तरीका ये है कि आप सच में किसी समस्या में फंस गए हैं तो सवाल आपको कैसे सोल्व करना है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें आपके पास एक हथियार ये होता है। मेरे हिसाब से इसकी नीड नहीं है, अगर आपको जो मैंने पढ़ाया था वो आपने ठीक ठीक समझ के किया है, क्योंकि ये सवाल वर्बली डील हो सकता था। कैसे, बात को अंडरस्टैंड करना, ये एक तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट में कई सारी चीज़ें आपकी और भी इम्प्रूव करनी है, कि 90 डेज आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करवा दिया, अब कुछ चीज़ें और भी बची हुई हैं, वो मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग इम्प्रूव कर देंगे। एक बात बताओ, आपको ये बताया था कि अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 है तो यहाँ से इसका क्यूब a क्यूब प्लस इसका क्यूब b क्यूब और इसका क्यूब c क्यूब बराबर क्या होगा 3 गुणा में तीनों टर्म का मल्टीप्लाई। याद आ रहा है वो क्यूब का पैटर्न जहां आपको पढ़ाया था। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर करता है सिर्फ और सिर्फ चालाकी, सवाल इतना ही है, एग्जामिनर करता है सिर्फ और सिर्फ चालाकी। अगर मैं कहता a प्लस बी माइनस सी, तो उस केस में क्या होता, a का क्यूब b का क्यूब इसका c का क्यूब करते तो ये माइनस आता, इस c की जगह माइनस c रखते तो ये रिजल्ट क्या देता माइनस का 3abc, यही तो होता। अगर एग्जामिनर यहां पर बात डाल देता a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसका क्यूब करोगे तो यहां क्या बनेगा a की पावर 6, यहां क्या बनेगा क्यूब करने पर b की पावर 6, c की पावर 6, और ये जो टर्म है एज इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस फॉर्म में आती थी। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर जो ब्रैकेट में आपको बात दे रखी है वो असल में यही है, यही है 2 गुणा में ब्रैकेट में आपको ये बात दे रखी है माइनस 3 गुणा में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और डिवीजन किसका करवा रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का। एक बात बताओ, ये इससे कटेगा, रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2। तो असल में देखा जाए किसी बच्चे के पास ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पूरा प्रयास किया था कि आपको ये बात अच्छे से समझ आए। ये जिसको समझ में आ गई ये सवाल वर्बली कर सकता है, सीधे सीधे उसे दिख रहा है कि ब्रैकेट वाली चीज ऊपर नीचे कट जाएगी और ब्रैकेट में माइनस बचेगा, 2 का माइनस से गुणा कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2। और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम ओरिएंटेड नहीं चलना है कि सर 1 घंटे की क्लास है 25 ही सवाल क्यों हो रहे हैं, 20 ही सवाल क्यों हो रहे हैं। रीज़न देखो ऐसा है, सवाल करवाने को मैंने एक घंटे की क्लास में रिवीजन के टाइम आपको सवाल करवाए थे, 60 भी करवाए थे, ठीक है। वो मुद्दा नहीं है, क्वांटिटी अपना उद्देश्य नहीं है, वो इसलिए करवा दिए थे क्योंकि वैसा आपको पढ़ाया था, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करवाना था। अगर आपका उद्देश्य ये है कि क्वांटिटी बहुत सारी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट में ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हर पहलू पर यहाँ पर चर्चा करनी पड़ती है कि अगर आप फंसते हैं सवाल में, ऐसा सवाल है तो कैसे करेंगे, दूसरी अप्रोच क्या होगी। इस पार्ट के साथ आपको ये पढ़ाया था, वो आपको बताना भी पड़ेगा कि बाई चांस कहीं कुछ ना कुछ मामला आपका लैक हो रहा है तो कैसे सुधार करें। तो मॉक टेस्ट हमारे स्पीड से नहीं चल सकते, मजबूरी है ये। फिर तो वही वो एक गधे घोड़ों वाली वो रेस सी चल रही है, उसके अंदर शामिल हो जाओ, वही सवाल घूम फिर के उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दे, उन्हीं को मॉक टेस्ट में डाल दें, ना लेवल बढ़ाएं,
स्पीड से करवा लें। जहाँ स्पीड चाहिए वहाँ स्पीड रहती है, जहाँ नहीं संभव होता वहाँ नहीं रहती। तो इस टाइप की कंप्लेन नहीं करनी आपको। देखो, एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता था। उसका भाई क्रिकेटर है, उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता था, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। एसएससी ने पूछा था ये सवाल। कोई लॉजिक नहीं है इस लैंग्वेज का कि भाई जो मार्क प्राइस है उस पर खरीद रहा था, इसलिए व्यक्ति ने उस बल्ले को 10% डिस्काउंट पर बेच दिया। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, सीधी सी बात है। मार्क प्राइस है 8% के डिस्काउंट पर बेचना चाहता है, भाई है इसलिए उसको 10% डिस्काउंट पर बेच दिया। इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70 रुपए की कमी हो जाती है कि बेचा तो भाई को फिर भी फायदे में ही है। कॉस्ट मार्क प्राइस आपको बतानी है, 100 रुपये मान लो। वो बेचना चाहता है 8% डिस्काउंट मतलब 92 में, लेकिन भाई है उसको कितने 10% डिस्काउंट। 100 की चीज़ 92 में बेचना चाहता है, लेकिन 100 की चीज़ 90 में बेची। पहले 92 मिलने थे, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं 90। अंतर कितने का 2 का। ठीक है, 2 का अंतर किसको बता रहा है, पैसे की कमी है। प्रॉफिट हो रहा है ये लॉस हो रहा है ये उसने बता दिया। हालांकि सिर्फ मार्क प्राइस और उस पर डिस्काउंट से हम लोग कभी जज ही नहीं कर सकते प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये लैंग्वेज आजकल इसलिए डालता है कि किसी बच्चे को सरफेसली नॉलेज है तो वो एक पॉइंट पर आकर के कंफ्यूज होता है कि यार ये कैसा सवाल दे दिया, इसमें तो सीपी नहीं है, लाभ में 70 रुपये की कैसी कमी आ गई। एक्चुअल में प्राइस में 70 रुपीज़ की कमी आएगी। 2 का अंतर 70 को, 1 की वैल्यू 35, 100 की वैल्यू 3500। ऑप्शन भी आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। सवाल नंबर 24 देखना। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी पैदल, 10 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। क्रॉस मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना क्रॉस मेथड के साथ चैलेंज रहता है एरर होने का। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्रॉस मेथड अप्लाई होने के बाद यहाँ क्या डेटा आएगा तो उसको चाहे तो अवॉइड कर दें। ठीक है, तो सीधा सीधा तरीका क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस की अप्रोच क्या है, सीधे सीधे लिखो स्पीड इनटू में टाइम। 5 की स्पीड से जा रहा है, मैंने मान लिया x घंटे चला। ठीक, फिर आगे उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम टोटल कितना लगा था 9 घंटे। x घंटे चल लिया तो रिमेनिंग टाइम क्या होगा 9 - x और दूरी कितनी है भाई 50 किलोमीटर। अब देखना जरा साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की। 10 को 9 - x से गुणा करना, x की वैल्यू तो निकालें। 10 गुणा 9 90, 50 इधर आ जाएगा 40। अब देखना ये 5x है, ये माइनस का 10x है, 10x उधर चला गया, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 5x। x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। पैदल साइकिल से उसने ये दूरी तय की है, स्पीड ये है, टाइम इतना है, लेस कर दिया 8, 9 में से 8 चला गया 1, 10 गुणा 1 10 किलोमीटर। ठीक है, क्रॉस मेथड में भी टाइम सेम ही लगता है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता वहां और यहां पर, तो सीधे सीधे आप ऐसे डील कर सकते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखना। देखो आपको क्या करना है यहां पर, इस सवाल के अंदर क्यूब रूट करना है। इसका करना आपको जो भी डेटा दे रखा उसका क्यूब रूट। अब यहां से देखो 0.2 गुणा करोगे तो 2 2 2 8 बन जाएगा। 3 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगेगा। फिर 0.040404 6 प्लेस छोड़ करके लगेगा। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग ऊपर और नीचे किसका गुणा कर लें, पढ़ाते टाइम बताया था 10 की पावर 6 का ऊपर कर दो गुणा 10 की पावर 6 का नीचे कर दो। तो देखो 0.2 3 तो पॉइंट कट गए, लेकिन 1000 का तो फिर गुणा बचा। तो यहां पर क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 8 और 3 लग गए 0 और इसके पॉइंट सारे ही खत्म हो गए। तो ये क्या बना 4 चौक 16 4 64। ऐसे ही नीचे देखना 0.4 3 पॉइंट खत्म हो गए आपके। 10 की पावर 3 से गुणा होगा तो 4 गुणा 4 गुणा 4 64,000 और प्लस ये सारे के सारे पॉइंट खत्म हो गए तो 8 का क्यूब 512। ऊपर क्या बना भाई 8064, नीचे बना 64,512। पूरे का करना क्या आपको क्यूब रूट। रिजल्ट देखो आसान आसान आ रहे, इसका मतलब कटेगा। 8000 को 64,000 से गुणा करना है तो लगभग किससे गुणा होगा 8 से। 8 से करके देखना 8 4 32, 8 6 48, 3 51, 8 8 64 जस्टिफाई। तो इसका मतलब ये कट गया, नीचे 8 आया, क्यूब रूट करोगे तो 1/2। ये 8 बार कटेगा, यहाँ 8 8 का क्यूब रूट 1/2। रिजल्ट क्या बन गया आपका भाई 0.5। ठीक है, पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, ऐसा सही सेम ही सवाल होगा जब हमने पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री का एक आपका ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल,
कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक ए। ऐसे सवालों के साथ उलझना नहीं है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या करो, वैल्यू पुट से कर दो। वैल्यू क्या लें, देखो वैल्यू अगर आप जैसे 0 डिग्री लेना चाहोगे तो कोसेक की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी कोसेक की इनफाइनाइट होगी, कोट की भी इनफाइनाइट चली जाएगी। तो जहाँ ये कोसेक हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, ये जब भी काम में लेता है तनाव मुक्त रहने के लिए थीटा की वैल्यू ले लो 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आपने ले ली, 4 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट भी ना करें। तो देखो ऑप्शन सी में कोसेक ए, कोसेक 45 की वैल्यू √2, तो ये रिजल्ट आएगा 4√2। ऑप्शन डी बनेगा 2√2। 4 ऑप्शन यूनिक है, इसका मतलब द बेस्ट वे यही रहेगा। वैल्यू रख दें, देखो √2, कोट 45, टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 यहाँ से आ गया 2। फिर देखना कोसेक 45 माइनस कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, थीटा मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू रख रहे हैं, -1 + 1 वो कट ही गया, √2 बचा, -2 गुणा में √2। सोल्व करोगे तो देखना √2 2 आ गया, 2√2 में से 2√2 लेस हो गया, तो आपका रिजल्ट बनेगा 2 किस में है भाई, ऑप्शन ए के अंदर। ये आपका हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखना भाई, क्या कहा अगले सवाल ने। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है, इसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, विलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करनी है, मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। देखो 2 क्वांटिटी इनिशियल लेवल पर एक कंटेनर है, बाद में इसमें कुछ मिला दिया, फिर कंटेनर है। सल्फ्यूरिक एसिड 10% है, बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो, सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज जरूर बढ़ेगी क्योंकि बाहर से मिलाया है, क्वांटिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको सिखाया था कि इन दोनों के दोनों बर्तनों के अंदर आपको टारगेट करना होता है, किसमें, फिक्स में। और FOF अपना यहाँ पर क्या था, मेथड, फोकस ऑन फिक्स, और वो भी यहाँ पर क्या, क्वांटिटी। तो एक बात बताओ, पहले केस में अगर 10% सल्फ्यूरिक एसिड है तो 90% कुछ और होगा, मान लेते हैं पानी। 20 लीटर का 90% कितना आ गया, 18 लीटर पानी पहले बर्तन के। बाद में आपने बाहर से कुछ भी मिला दिया होगा, 20 लीटर तो टोटल मिश्रण था, बाहर से आपने x लीटर मिला दिया इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, और ये x की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है। अब इस बर्तन में वो जो पानी है वो कितना, सल्फ्यूरिक एसिड 25%, पानी कितना 75, सीधे सीधे क्या लिख दो 3/4। सोल्व कर दें, 3 से काटोगे 6 बार, 6 4 24, 20 लेस होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये हमने एक तरीका पढ़ा था, और हमने FOF मेथड यहाँ पर कहीं भी कोई रेशियो के चक्कर में नहीं पड़े थे, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, सीधे सीधे सवालों को डील कर दिया था। चलो भाई, DI के सवाल हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मेरे हिसाब से इनका निपटारा कर दोगे। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट कमेंट जरूर कर देना कि ये आपसे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या DI को स्किप करें और सीधे सीधे सवालों पर आए। ठीक, सवाल इजी है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का। अगला सवाल देखना भाई, 1 मिनट, 29 का भी ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, और इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 30 का भी ले लो स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं यहाँ पर, 30 नंबर का भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, तो चलिए फिर, ये सेशन अपना आज का कंप्लीट हो गया है। मॉक टेस्ट अपना फर्स्ट सेशन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और अभी तक आपने अगर ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करें। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको या तो उसी दिन क्लास के बाद या उसके नेक्स्ट डे ही आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट की PDF दे दी जाए। ठीक है, करना क्या है, देखो सिलेबस हो गया, 90 डेज में हमने पढ़ा, फिर हमने स्टार्ट किया था अगले 15 डेज में रिवीजन। अब हम लोग कंटिन्यूअस चलाएंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट को सारे बच्चे ही देखें, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, स्टेट लेवल हो, SSC हो। रीज़न क्या होगा कि रेलवे में पेपर्स में से कुछ सवाल उठाने होते हैं जो थोड़े टिपिकल लगते हैं, बाकी मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ाने के लिए जायज़ सी बात है SSC और बैंक से ही अपने को सवाल उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है कि आप कोई ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई समस्या आ जाएगी। उद्देश्य ये है कि आप सवालों के साथ डील करना सीख पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो अपना टाइम भी यूटिलाइज करें। कोई सेक्शन अगर आपको अभी भी लग रहा है वीक है तो उसकी पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख लें। एटलीस्ट आप कम से कम 1 से सवा घंटे मॉक टेस्ट वाली सीरीज को जरूर देखें। रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पर मैं कुछ आपको कोई चमत्कारिक सवाल करवा दूंगा, नहीं।
मैं आपको कुछ ऐसी अप्रोच भी डिस्कस करता हूँ साथ साथ में कि सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया जितना अपने को रेलवे में नीड थी, उसके हिसाब से हमने जो पढ़ा है मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर कोई समस्या आती है तो सवालों को कैसे डील करें। आज भी 2-3 सवाल इसीलिए उठाए थे बीच बीच के अंदर कि कई बार हमें लगता है कि हमने ये नहीं पढ़ रखा, लेकिन अगर हम अपना कॉमन सेंस काम में ले तो पाते हैं कि हाँ ऐसे सवालों को हम डील कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी के लिए जो कोर्स है अपना, वो जहाँ तक मेरा पूरा अनुमान है जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर एसएससी, सीडीएस, बैंक सभी के लिए और स्टेट लेवल की एग्जाम, रेलवे वगैरह, इनके लिए स्टडी आईक्यू ऐप पर आना स्टार्ट हो जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक से। उम्मीद है इससे डिले नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।